नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की दिन भर की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में, जिसमें एक एक करके तमाम बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी के हर फैसले में उनके साथ हैं और देश की सेना के साथ हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा भारतीय रेलवे का, जिसमें आपको बता दें कि चीनी बीमारी के चलते निकट भविष्य में सारी ट्रेनें चलाना संभव नहीं, ये बड़ा बयान दिया है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीनी बीमारी को लेकर अब वोटिंग में भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो कि पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे वोटिंग। इसी के साथ जिक्र होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव का, जहां पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त लहर बह रही है और भाजपा की जीत होगी। इसी के साथ जिक्र करेंगे तमाम बड़ी खबरों का। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप याद रखिए, खबर में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ, जो कि भारतीय रेलवे की तरफ से आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि चीनी बीमारी के चलते निकट भविष्य में सारी ट्रेनें चलना संभव नहीं हो पाएगा। ये बड़ा बयान रेलवे की तरफ से आया है। दरअसल दोस्तों, देश भर में चाइनीज महामारी के फैलते प्रकोप के बीच रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसके चलते निकट भविष्य में सारी ट्रेनें चलना संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि चीनी बीमारी की वजह से चलाई जा रही विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर नजर रखी जा रही है और परिस्थितियों के मुताबिक जरूरत पड़ी तो ऐसे और ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ते जाने की उन्होंने बात कही है और ये अच्छी बात है, इससे आर्थिक स्थितियों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 दिन में 160 परियोजनाओं की पहचान की गई है। इससे वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के रोजगार की व्यवस्था होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि चीनी बीमारी के चलते सरकार ने लिया बड़ा फैसला और अब ये लोग भी पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे वोटिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चाइनीज महामारी ने सब कुछ बदल दिया है। सोशल गैदरिंग से लेकर घूमने फिरने तक सब कुछ पहले जैसा नहीं रह गया और इसका असर अब राजनीति और चुनावों पर भी देखने लगा है। एहतियातन सरकार कई नियमों में बदलाव कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 65 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को पोस्टल बैलेट से वोट देने यानी कि डाक के जरिए मतदान करने की सुविधा दी है। आपको बता दें कि इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में चीनी बीमारी के मरीजों को डाक के जरिए मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। केंद्रीय विधि मंत्रालय के विधायी विभाग ने चीनी बीमारी मरीजों को डाक से मतदान करने की अनुमति देने के लिए निर्वाचन नियमावली में बदलाव कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगों को डाक के जरिए मतदान करने की अनुमति दी गई थी। तो दोस्तों, मतदान में कोई चूक ना हो और कोई व्यक्ति अपना मतदान करने से बच ना जाए, इसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब पोस्टल बैलेट की सुविधा के अंतर्गत आने वाले लोगों का दायरा बढ़ा दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल से निकल के आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त लहर बह रही है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में बदलाव की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता अराजकता से मुक्ति चाहती है। कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी नेताओं को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का डटकर मुकाबला करने का निर्देश दिया। भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार चल रही है और लहर भाजपा के पक्ष में साफ नजर आने लगी है। भाजपा नेताओं की वर्चुअल रैलियों को जिस तरह समर्थन मिल रहा है वो उत्साहित करने वाला है। राज्य की जनता भी चाहती है कि उन्हें अराजक राज से मुक्ति मिले। पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा की राज्य में लगातार वर्चुअल रैलियां चल रही हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली को संबोधित किया। वहीं इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव ने भी वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए राज्य में परिवर्तन लाने की बात कही। वहीं आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 42 में से 18 सीटें जीतकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी थी, जिसके बाद से भाजपा का उत्साह बढ़ा हुआ है। पार्टी को लगता है कि कड़ी मेहनत करने के बाद वह 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पहाड़ पर भारत तैयार तो समुद्र में अमेरिका ने चीन को घेरा और
अब निकला चीन का पसीना। जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है जो कि चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आपको बता दें कि पहले चीनी बीमारी पर दुनिया को अंधेरे में रखने की वजह से घिरा चीन अब अपनी आक्रामकताओं को लेकर फंस गया है। एक तरफ लद्दाख के पहाड़ों पर उसके नापाक मंसूबों के सामने भारतीय जाबाजों की चुनौती है, तो दूसरी तरफ प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना के 3 जहाजों की तैनाती है और इसके बाद अब ड्रैगन की टेंशन बढ़ गई है। ऊपर से अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी सेना की मौजूदगी एशिया में बढ़ाई जा रही है। बीजिंग में बैठकर खुराफात की प्लानिंग करने वाले अब एक पल लद्दाख के बारे में सोचते हैं तो दूसरे ही पल उनके दिमाग में अमेरिकी जहाज तैरने लगता है। प्रशांत महासागर में इससे पहले 3 अमेरिकी जहाज 3 साल पहले उतरे थे जब नॉर्थ कोरिया से टेंशन चल रहा था। हालांकि अमेरिकी नौसेना के जहाजों की तैनाती भारत चीन सीमा पर तनाव की वजह से ही नहीं हुई है, लेकिन यह चीन के बड़े रणनीतिक गुणाभाग का हिस्सा जरूर बन गया है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन जैसे देशों के लिए चीन से बढ़ रहे खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका अपने बलों की वैश्विक तैनाती की समीक्षा कर रहा है, जिससे कि उचित स्थानों पर उसकी मौजूदगी सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पर भाजपा का बड़ा आरोप यहां पर कांग्रेस के प्रति आया है और कमलनाथ को चीन का एजेंट बताया है। वाणिज्य मंत्री रहते हुए देश से गद्दारी की ये बड़ा आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी नेता ने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राज्यसभा के पूर्व सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चीन का एजेंट बताया है। झा ने आरोप लगाया कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री रहते हुए कमलनाथ चीन के एजेंट बनकर काम कर रहे थे। शुक्रवार को भोपाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही है। झा ने कहा कि नाथ ने वाणिज्यिक मंत्री रहते हुए चीन के माध्यम से राजीव गांधी फाउंडेशन को लाभ पहुंचाया। कमलनाथ ने जवाब नहीं दिया तो यह सच गांव-गांव फैलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से पहले सियासत गर्म हो गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि आज चीन से भारत की तनातनी चल रही है। ऐसे समय में राहुल गांधी और कांग्रेस चीन की भाषा बोल रहे हैं। इसके पीछे कांग्रेस के नापाक आर्थिक हित हैं जो चीन के माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं। इसी के साथ झा ने यह भी दावा किया कि दुर्भाग्य से चीन से अवैध आर्थिक रिश्ते साधने के सूत्रधार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों से राजफाश हुआ है कि कांग्रेस की और कांग्रेस के कुटुंब विशेष को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए वाणिज्य मंत्री रहते कमलनाथ ने देश के साथ जालसाजी और गद्दारी की है। भाजपा नेता ने कहा कि नाथ ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए चीन के माल से आयात शुल्क 40 से 200% तक कम कर दिया था। लगभग 250 ऐसी वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाया गया जिनकी उपलब्धता भारत में प्रचुर मात्रा में थी। उदाहरण के लिए बांस जैसी चीज पर लगने वाला आयात शुल्क 30% से घटकर 10% कर दिया गया, जबकि बांस भारत में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ झा ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के परिवार और कमलनाथ की जुगलबंदी ने भारत को पूर्वोत्तर देशों के संगठन RCEP में सम्मिलित होने के लिए मजबूर किया, जबकि चीन को छोड़कर RCEP के अन्य देश जापान, कोरिया आदि से हमारे व्यापारिक रिश्ते पहले से ही थे। इस संगठन में शामिल होना या नहीं होने का निर्णय करने के लिए बनाई गई समिति ने कहा था कि यदि हम चीन के माल पर आयात शुल्क घटाएंगे तो हमारे घरेलू उद्योग बर्बाद हो जाएंगे। कमलनाथ ने नापाक आर्थिक हितों के कारण उस समिति के सुझाव को बाईपास कर दिया। इसी के साथ झा ने यह भी बताया कि यह सारा घटनाक्रम 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए समझौते के बाद तेजी से आगे बढ़ा। स्पष्ट है कि कांग्रेस के लोग चीन के साथ तनातनी के बीच भारत सरकार के विरुद्ध और भारत की सेना के विरुद्ध बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और इसी के साथ यह कहावत आज की कांग्रेस पर खड़ी उतरती है। उन्होंने आयात शुल्क के माध्यम से चीन का गंदा पैसा खाया। झा ने कहा कि उन्होंने जो बातें कही है वो प्रमाणित हैं और भारत के वाणिज्य मंत्रालय के दस्तावेजों में देखी जा सकती हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में चीन की दुकान का शटर डाउन। जी हाँ दोस्तों, भारत के सैनिकों ने बॉर्डर पर तो चीन को जवाब दे दिया है, लेकिन अब देश को अपने बाजार में भी चीन के अतिक्रमण का जवाब देना है। और इस बार बात सिर्फ यही नहीं रुकनी चाहिए कि आपने चीन के
सम्मान के बहिष्कार वाले कुछ नारे लगा लिए, कुछ विरोध प्रदर्शन कर लिए और फिर चुपचाप बैठ गए। इसी पर आज सरकार के स्तर से एक बड़ी पहल हुई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री यानी वाणिज्य मंत्रालय ने अपने ई मार्केट प्लेस यानी GEM के लिए नया नियम बना दिया है और किसी भी विक्रेता को अब इस पोर्टल पर सामान बेचने के लिए उस सामान का कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होगा। यानी अब इस पोर्टल पर बिकने वाले हर प्रोडक्ट की इमेज के साथ ये बताया जाएगा कि ये प्रोडक्ट किस देश में बना है। इसके अलावा इस पोर्टल पर मेक इन इंडिया फिल्टर भी लगाया गया है, जिसके तहत अब विक्रेता को ये बताना होगा कि जो सामान वो बेच रहा है उसमें से कितने पूरी तरह भारत में बना है। जिस सामान में 50% से ज़्यादा स्वदेशी कच्चे माल का उपयोग किया गया है उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी। और अब आपको बता दें, अब आप सोच रहे होंगे कि इससे चीन को क्या लेना देना, इससे चीन का क्या बिगड़ जाएगा। तो आपको समझना चाहिए कि जैसे ही किसी सामान के बारे में ये बताया जाएगा कि वो किस देश में बना है और जैसे ही ये पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट चीन का है तो कोई भी खरीदार अपने आप ही चीन के सामान को खरीदने के लिए आगे नहीं आएगा। अभी समस्या ये है कि ज़्यादातर उत्पादों के बारे में ये पता ही नहीं चलता कि ये चाइनीज़ है या फिर नहीं है। यानी चीन का नाम लिए बिना भारत के बाज़ार में उसके खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी कर ली गई है। या आपको केंद्र सरकार के ई मार्केट प्लेस यानी GEM के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग इसके बारे में नहीं जानते। ये ई मार्केट प्लेस डिजिटल इंडिया मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। इस ई मार्केट प्लेस के जरिए कोई भी सरकारी विभाग अपने ज़रूरत का सामान खरीद सकता है, फिर चाहे वो केंद्र सरकार का सरकारी विभाग हो या किसी राज्य सरकार का सरकारी विभाग हो। इस ई मार्केट प्लेस पर सरकारी विभागों से जुड़े करीब 40,000 खरीदार हैं। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कुछ मशहूर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं। इस ई मार्केट प्लेस को सरकार ने इसीलिए शुरू किया था ताकि कोई भी व्यक्ति या समूह जो अपने हुनर से कोई उत्पाद तैयार करता है उसे ये चिंता ना हो कि उसे खरीदार नहीं मिल पाएंगे। इस ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के जरिए आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और सरकारी विभागों में सामान की सप्लाई के लिए बोली भी लगा सकते हैं। इस पर करीब 3,93,000 सप्लायर रजिस्टर्ड हैं और इस पर करीब 17 लाख प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मौजूद हैं। पिछले वर्ष ही इसके जरिए करीब 25,000 करोड़ रुपए की कीमत के उत्पाद बेचे गए थे। कुल मिलाकर बिना चीन का नाम लिए भारत के बाजार से चीन के सामानों को बाय बाय बोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये तो नहीं कहा गया है कि चीन या किसी और देश का प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, लेकिन आने वाले दिनों में हर जगह ऐसी व्यवस्था बनाने के संकेत दे दिए गए हैं जिसके तहत आप ये तय कर पाएंगे कि कौन से देश का सामान खरीदना है और कौन से देश का सामान नहीं खरीदना है। और इसका असली उद्देश्य ये है कि ज़्यादातर लोग देश में बना सामान ही खरीदें। सरकार के इस फैसले का असर ये होगा कि जो लोग चीन से सामान आयात करते थे और इसे सरकार के ई मार्केट प्लेस पर बेचते थे, वो लोग चीन से सामान खरीदकर भारत में बेचने के लिए हतोत्साहित होंगे और इन लोगों को बढ़ावा मिलेगा जो देश में बने सामानों को प्राथमिकता देते हैं। यानी ये फैसला आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किया गया और जैसे ही भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ेगा तो सबसे गहरी चोट चीन को ही पहुंचेगी, क्योंकि भारत में चीन के सामान की घुसपैठ घर घर में हो चुकी है। पिछले वर्ष ही चीन से करीब 5 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत आया था और भारत से सिर्फ 1,30,000 करोड़ रुपए का सामान चीन गया। यानी भारत में चीन से आयात और निर्यात के बीच बहुत बड़ा अंतर है। भारत में सबसे ज़्यादा 17% आयात चीन से ही होता है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है, जहां से चीन की तुलना में सिर्फ आधा आयात ही होता है। अगर आप सिर्फ अपने देश के इलेक्ट्रॉनिक बाजार का आंकड़ा देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे। चीन की कंपनियों ने पिछले वर्ष 1,40,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन, टेलीविज़न, लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स भारत में बेचे हैं। भारत के मोबाइल फ़ोन मार्केट में चाइनीज़ ब्रांड्स की हिस्सेदारी 71% हो चुकी है, जबकि भारतीय कंपनी की हिस्सेदारी 2% से भी कम है। और टेलीविज़न के मार्केट में चाइनीज़ कंपनियों की हिस्सेदारी 38% है, जबकि भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी अपने ही बाजार में केवल 9% रह गई है। चीन में बने
बने सामानों के प्रति देश में किस तरह का गुस्सा है, लोग क्या कह रहे हैं, दुकानदार क्या कह रहे हैं और भारत कैसे एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर सकता है जिसमें चीन के लिए कोई जगह ना हो, ये जानने के लिए हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। तो दोस्तों, आपको ये बड़ी खबर हमने दी है जिसमें आपको बता दें कि अब भारत ने कमर कस ली है भारत की दुकानों में अब चीन के शटर डाउन करने की। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद ज़रूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जय हिंद।